आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। लॉकडाउन और मौसम की मार के बीच जारी है किसान कर्जा मुक्ति की मांग। किसानों ने कहा सरकार नहीं कर सकती है हमारी अनदेखी। कॉर्पोरेट का कर्ज राइट ऑफ तो हमारा क्यों नहीं। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं बेचने में नहीं दूर हो रही हैं मुश्किलें। किसानों को कई दिन करना पड़ रहा है इंतजार पंजाब के मुकाबले। हरियाणा में भी गेहूं खरीद की रफ्तार सुस्त। छत्तीसगढ़ के सभी धान खरीद केंद्रों में बनेंगे चबूतरे और शेड्स। सीएम बघेल ने मनरेगा के तहत काम कराने के लिए दिए निर्देश। खरीद के दौरान धान को सुरक्षित रखने में मिलेगी मदद। पंजाब के फाजिल्का में टिड्डियों की संख्या बढ़ी। कीटनाशकों के छिड़काव से भी नहीं मिल रही निजात। कपास की फसल को नुकसान होने का खतरा बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। पूरे देश का पेट भरने वाले अन्नदाता मुश्किल में हैं। फसल ना बिकने और कीमत गिरने से लागत नहीं निकल पा रही है। इससे पहले से परेशान किसानों के सामने कर्ज ना चुका पाने का संकट गहरा गया है। इसलिए किसानों ने कर्ज माफी की मांग शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए 5 मई को सोशल मीडिया पर किसान कर्जा मुक्ति हैशटैग के साथ अभियान भी चलाया। ये हैशटैग महज कुछ मिनट में ही टॉप ट्रेंड करने लगा। लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया में नहीं हैं, सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं। इनमें से कुछ किसानों ने अपनी बात स्वराज एक्सप्रेस के साथ साझा की। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी है क्योंकि उसकी मंशा सिर्फ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की तरफ ही है। वह चाहती है कि भारत का किसान अपनी खेती करने वाली जमीन छोड़ दे और वह इन पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का बंधुआ मजदूर या अपनी जमीन उन्हें खेती के लिए सौंप दे। अब समय सरकार को जागने का है। आप देख रहे हो पूंजीपति अपने महलों में आराम कर रहे हैं और अग्रिम मोर्चे पर अगर देश की कोई सेवा कर रहा है तो वो है किसान। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ कर दिया है, यानी कि राइट ऑफ कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर राइट ऑफ कर्ज माफ़ी नहीं है तो हम किसानों का कर्जा भी सरकार राइट ऑफ कर दे। आज जब धन्ना सेठों के 68,000 करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाले जाते हैं और एक किसान का 15,000 का लोन होता है, उसके धमकी दी जाती है कि तुम्हारी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी। ऐसा किसान के साथ ही क्यों होता है? ऐसी दोगली नीति किसान के साथ क्यों होती है? मोदी सरकार ने जब इलेक्शन का टाइम था उस समय वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा और पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने वादा किया था कि किसानों का टोटल कर्ज माफ़ किया जाएगा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। किसान मारे फिर रहे हैं। किसानों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो तकलीफ तंगी तुलसी है उसका शिकार होना पड़ रहा है। जब नीरव मोदी का बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हो सकता है तो किसानों का बिल माफ़ होना चाहिए, किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। आखिर किसान कब तक झेलता रहेगा? किसान महंगा बीज खरीदता है, महंगा खाद खरीदता है, डाई 1400 रुपये 1500 रुपये पर कट्टा खरीदता है और आज मार्केट में रेट गेहूँ का 1600 रुपये क्विंटल है। मैं ये बात सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस देश में किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है या औद्योगिक घरानों की? औद्योगिक घरानों को अगर छोड़ दे जाएं तो एक 10 या 11 औद्योगिक घरानों का कर्ज इतनी भारी मात्रा में माफ़ हो रहा है। उधर अगर इसी ऋण को ये किसानों के ऋण को की तरफ कर दें, किसानों का ऋण माफ़ कर दें तो इस देश का किसान खुशहाल हो जाएगा। किसानों का कर्ज माफ़ इसलिए किया जाए कि बेमौसम बारिश और आवारा पशु फसल को नष्ट कर रहे थे। 25 मार्च से भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को बंद करने का घोषणा कर दी। तो किसानों के पास बैंक द्वारा लिया हुआ कर्जा वो पटाने के लिए, वापस करने के लिए, पैसा रिटर्न करने के लिए उनके पास अभी पैसा नहीं है। और उनके बच्चों की, यहाँ तक कि उनके बच्चों की शिक्षा जो है, उनको फीस भरने के लिए, स्कूल को पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि
इनका कर्ज माफ़ किया जाए और दूसरा इनके बच्चों की फ़ीस का प्रबंध किया जाए। हमारा अरबों रुपया चीनी मिलों पर गन्ने का बकाया रह गया है। एक एक साल में हमारे गन्ने का भुगतान होता है। मोदी जी अपने सभी भाषणों में किसानों के दर्द की बात करते हैं, लेकिन अभी पीछे भारतीय सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ़ कर दिए। किसान के लिए ना डीजल पर छूट है, ना बिजली में छूट है, ना बिना ब्याज का ऋण है। भारी भरकम ऋण की तले आज मैं और मेरा परिवार दबा हुआ है। उद्योगपतियों का 17,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया, जो कि भगोड़े हैं। और हम किसान जो अन्न उगाते हैं, सारे देश को खिलाते हैं, उनको ये फसल के कोई भाव नहीं दे रही। तो ये इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए। लीटर पानी की बोतल 20 रुपये में बिकती है और 1 किलो गेहूं उगाने में 20 लीटर पानी लगता है और गेहूं की कीमत 19 रुपये 25 पैसे है। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वैज्ञानिकों से सुना है। इसलिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और किसान को उसकी फसल का उचित दाम और सही समय पर उसका दाम का भुगतान हो जाना चाहिए। पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है, हम किसानों का कर्ज माफ़ क्यों नहीं किया जा रहा? फसलों का उचित दाम न मिलने के कारण ही तो हम कर्जदार हुए हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण हम कर्जदार हुए हैं, फिर हमारा कर्ज क्यों माफ़ नहीं किया जाता? सरकार जो है गन्ने की खेतियों पर क्या और सभी खेतियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। और जैसे जानकारी है कि सरकार ने पूंजीपतियों का 68,000 करोड़ रुपया माफ़ किया है और किसानों के बारे में सरकार जो है चिंतित नहीं है। और इसके चलते किसान अब कर्जे के बोझ में इतना दब गया है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर है। अभी लॉकडाउन को दिन ही कितने हुए हैं? 40 दिन। और ये कारोबारी सब रोने लगे, हम घाटे में हैं, सरकार के सामने रो रहे हैं। वो सरकार उन उद्योगपतियों को जो डिफ़ॉल्टर हो गए उन्हें इनाम दे दिया, उनका कर्जा राइट ऑफ कर दिया। 68,000 करोड़ मायने रखता है। घाटा तो किसान कर रहा है, किसान झेल रहा है कितने सालों से घाटा। कर्जा माफ़ किसान का होना चाहिए। मैं एक जागरूक और युवा किसान होने के नाते अपना संपूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग करता हूं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी जी हरियाणा से किसान नेता जुड़ गए हैं। गुरनाम जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। कॉर्पोरेट्स और किसानों से किए गए दोहरे व्यवहार को लेकर देश का आम किसान बहुत गुस्से में है और सभी ने सोशल मीडिया पर इस बाबत नाराजगी भी जताई। 2-2 लाख रुपए के लिए किसान आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुद्दा है कि आखिर किसान ही कर्जे में आत्महत्या क्यों करता है। पिछले 20 सालों में 3.5 लाख किसान कर्जे से दब के आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि एक भी पूंजीपति ने आज तक आत्महत्या नहीं की है। और आज देश का जो सारा पैसा है वो पूंजीपतियों के ऊपर लुटा दिया गया है। हाल ही में 68,700 करोड़ के कर्जे उनके बट्टे खाते में डाल दिए और ऐसे हर साल डालते डालते आज 17 लाख करोड़ के करीब बट्टा खाता हो गया है, जो पैसा वसूला नहीं जा सकता। लेकिन हमारे देश में किसान के कर्ज के लिए और कानून है और उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए कर्ज के लिए और कानून है। उनकी एक फैक्ट्री अगर घाटे में चली जाती है और 10 फैक्ट्रियां मुनाफे में होती है, तो जो घाटे वाली फैक्ट्री होती है उसका पैसा बट्टे खाते में डाल दिया जाता है और जो बाकी फैक्ट्रियां हैं उसकी वो उनसे अरबपति बन चुका होता है। लेकिन किसान के लिए ये कानून नहीं है। जी, ये बताइए कि मौजूदा सरकार तो हमेशा से ये कहती रही है कि उसकी नीति ये है कि वो किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, कर्ज माफी में विश्वास नहीं रखते, क्या कहेंगे? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसान भिखारी नहीं है। किसान ने कमाया है। 1967 में से आज तक अगर फसलों के भाव देखें केवल 25 गुना बढ़े हैं और अगर कर्मचारियों की तनख्वाह देखें 400 गुना बढ़ी है। अगर व्यापारियों की आमदन देखें 1000 गुना बढ़ी है। अगर 1950 से लेकर आज तक गिनती करें, 1950 में देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 53% से ज़्यादा था, आज केवल 10% रह गया है। यानी देश की 65% आबादी जो है उसके पास केवल 10% आमदन है और देश के 1% जो लोग हैं उनके पास देश की 73% प्रॉपर्टी है। तो अगर इनकी आमदन का हिसाब लगा लिया जाए, आज एक किसान की आमदन, कई प्रदेश ऐसे हैं जिनमें एक किसान परिवार की आमदन सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी को जितना कपड़े धोने का भत्ता मिलता है
साल का उससे कम है, कैसे किसान जिंदा रहेगा। तो ये सभी बातें हैं, इन सभी बातों को लेके किसान कर्जा मुक्ति एक अभियान चलाया है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे देश के किसान संगठन उस पर लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। जी शुक्रिया चडूनी जी इन बातों को सामने रखने के लिए। और अब हमारे साथ मध्य प्रदेश से किसान नेता राहुल राज जुड़ गए हैं। राहुल, ऐसा लग रहा है सब किसानों को सुनने के बाद जैसे कि उनका अब सब्र का बांध टूट रहा है। जी अनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। तो मैं आपके माध्यम से इस देश के तमाम किसानों को ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि वेव ऑफ और राइट ऑफ का अंतर क्या है। वेव ऑफ का अर्थ होता है कर्ज मुक्ति और राइट ऑफ का अंतर मतलब होता है बट्टे खाते में डालना। किसान के संदर्भ में जब बात की जाती है तो कर्ज मुक्ति की बात की जाती है। हम यही कहते हैं कि हमारा कर्ज पूरी तरह मुक्त किया जाए ताकि हमें बैंक को देना ना पड़े। और उद्योगपतियों के लिए ये राइट ऑफ शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन बनाया जा सके कि नहीं इनसे वसूला जाएगा। तो राइट ऑफ का आप अच्छे से समझ लें। राइट ऑफ का अर्थ है बट्टे खाते में डालना। बट्टे खाते में कब डाला जाता है? मान के चलिए किसी उद्योगपतियों ने खूब सारा कर्जा ले लिया, करोड़ों का कर्जा की जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो पूरा हो गया, यानी जमा करने की तिथि आ गई। तो वो तिथि निकलने के 3 माह बाद स्वतः ही बैंक उसका जो खाता है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए की लिस्ट में डाल देता है। फिर बैंक क्या करता है, अपनी साख बचाने के लिए बैंक अपनी बैलेंस शीट क्लियर रखने के लिए उसका नाम उस बैलेंस शीट से हटा देता है, यानी उद्योगपति का नाम बैंक की बैलेंस शीट से हट चुका है। अब क्या होगा? अब बैंक उसको राइट ऑफ कर देगा। राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाल देगा। बट्टे खाता मतलब अब उनसे वसूला जाएगा। यानी भाई साहब कुल मिला के बात यह हुई कि मान्यवर आपने हमसे बहुत सारा लोन ले लिया है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमने आपका बट्टे खाते में डाल दिया है, अब आपकी जब मर्जी हो तब चुका देना, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट से तो हमने उसका नाम हटा ही दिया ताकि आरबीआई और देश दुनिया के सामने हमारे बैंक की साख बढ़िया रहे। तो अब आराम से आप चुकाते रहो। तो अब एक बात बताइए, एक चोर उद्योगपति के लिए जिसने करोड़ों का कर्जा लिया हो कितनी बड़ी राहत हो गई कि अब वो जब मर्जी चाहे चुकाता रहे। और अनिका जी वो चुकाएंगे क्यों? अगर चुकाना ही होता तो ये देश छोड़ छोड़ के भागते क्यों? तो आप बताइए ये कितना बड़ा षड्यंत्र है उद्योगपतियों को लाभ देने का कि बस राइट ऑफ का झंडा बुलंद करके बट्टे खाते का नाम देके इनको राहत दे दी जाती है। अरे अगर बट्टे खाते की राहत देनी है तो देश के तमाम लोगों को दीजिए ना। इस लॉकडाउन में लोग अपनी प्रीमियम भर भर के परेशान हैं, आप देश के लोगों को दीजिए ना कि साहब आपका जब मर्जी हो तब आप आपकी प्रीमियम चुका दीजिए। ये तो देश में नेता, राजनेता या केंद्र सरकार, राज्य सरकार कभी नहीं करती है। ये राहत उद्योगपतियों को क्यों दी जाती है? तो बट्टे खाते का मतलब ये कतई नहीं है कि उद्योगपति को कोई परेशानी है। उद्योगपति बढ़िया मौज में है, उनको इस बात का लाइसेंस मिल गया है कि अब वो आराम से जब उनकी मर्जी होगी चुकाते रहेंगे और कि बैंक की बैलेंस शीट से वो निकल चुका है। अब वो जो धीरे धीरे चुकाएंगे उसको बैंक अपनी इनकम में दिखाता जाएगा। लेकिन वो चुकाएंगे कब? जब पैसा आएगा तब ना। पैसा होता तो एनपीए का के लिए होते। तो कुल मिला के राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है उनको राहत दे देती है और अब वो आराम से फिर दोबारा नया लोन लेंगे और नया लोन लेकर नई मौज मस्ती काटेंगे। ये है राइट ऑफ का मतलब। जी गुरनाम जी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल राज बहुत बहुत शुक्रिया इन बातचीत को सामने रखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। इस मुद्दे पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी। राजू जी स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताइए कि आपने संसद में संपूर्ण कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी देने वाले 2 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए थे। अब हमने देखा कि मंगलवार को किसानों ने ट्विटर पर अपनी बात रखी और हैशटैग किसान कर्जा मुक्ति टॉप ट्रेंड करने लगा। अब आपको क्या लगता है कि सरकार इस दिशा में कुछ करेगी? क्योंकि इससे ज्यादा साफ सुथरे तरीके से किसान इससे ज्यादा पुरजोर तरीके से अपनी बात सामने नहीं रख सकते हैं। सरकार को यह निर्णय करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि अब जो कोरोना के बाद पूरे विश्व की और देश की भी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है, खराब होने वाली है। और अगर यहाँ अगर आर्थिक स्थिति संभालनी है तो किसान ही आगे आ सकता है, तो कृषि क्षेत्र ही देश को संभाल सकता है। तो अगर सरकार ये इस तरह से डिसीजन नहीं लेती है तो देश की आर्थिक स्थिति और बिगड़ती जाएगी और पूरे देश को ये सब भुगतना पड़ेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब डिसीजन उनको लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप भी सरकार अनदेखी कर रही है। हम यही चाहते, मैंने जो 2 बिल रखे थे उसमें
एक बिल में यही रखा था कि अगर सरकार इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत अब अपना अधिकार इस्तेमाल करके मार्केट इंटरवेंशन करके किसानों के जो अनाज के दाम कंट्रोल में रखते हैं, दबोचती है, तो उसकी जिम्मेदारी पड़ती है कि उसको जो लागत है उसको उसमें कम से कम थोड़ा सा मुनाफा उसको मिलना चाहिए। वो उसका अधिकार है, कानूनन अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। और वो किस तरह से मिलना चाहिए, तो स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है, रिकमेंडेशन है, उसी तरह मिलना चाहिए। और ये सही है, जायज है। और ये दो कानून अगर पारित होते हैं तो कानूनन किसानों को हक मिलता, तो कर्ज माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक बार हमारा कर्जा जो हमारे सर पे कर्जा है वो माफ करो और इसके बाद स्वामीनाथन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू करो। फिर हम जिंदगी में कभी भी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। राजू जी, ये बताएं कि कॉर्पोरेट्स को लेकर जो गुस्सा लोगों में है उस पर आप क्या कहेंगे? जो एनपीए की अगर बात करें तो उसमें कॉर्पोरेट्स और खेती के एनपीए में कितना फर्क है, और अगर खेती का एनपीए मामूली सा है तो फिर इसकी वसूली के लिए किसानों को डराया और धमकाया क्यों जाता है? क्योंकि किसान बेचारा गरीब है, उसके पीछे कोई है नहीं, और डरा धमकाने के बाद वो कुछ ना कुछ करता है, अपने घर बेचता है, कभी अपने घर के बर्तन बेचता है, कभी खेत बेचता है, लेकिन बैंकों का कर्जा वापस करता है। यही कारण है कि किसानों को डरा धमका कर उससे कर्जा वसूल किया जाता है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट में उनका बिजनेस ड्रॉप होने के बाद, उनका घाटे में जाने के बाद उन्होंने जो भी कर्जा लिया था वो अगर राइट ऑफ किया जाता है, तो जब किसानों की खेती घाटे में जाती है, किसानों, और वो भी सरकार के कारण, सरकार की नीतियों के कारण, क्योंकि सरकार बीच बीच में कभी एक्सपोर्ट बैन करती है, कभी इंपोर्ट करती है, कभी कुछ और निर्णय लेती है, इसके कारण मार्केट इंटरवेंशन करती है। तो किसानों को उसको जो उचित दाम मिलना चाहिए वो दाम मिलता नहीं है। इसका मतलब जिम्मेदार सरकार है, इसीलिए वो कर्जा वापस नहीं कर पा रहा है। और फिर भी अगर वो उसको फांसी लगानी पड़ती है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, और जो कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, उद्योगपति है, जो बैंकों का कर्जा रिश्वत देकर लेते हैं, उनको पता था कि ये कर्जा हम वापस नहीं कर सकते, फिर भी बैंक अधिकारी को रिश्वत देकर, घूस देकर इन्होंने जो इस तरह से कर्जे नाजायज तरीके से उठाया और बाद में देश छोड़ के भाग गए, जैसे कि विजय मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो, या बाकी जो मेहुल चोकसी हो, ऐसे लोग, उनका राइटअप होता है और किसानों का कर्जा राइटअप नहीं होता। शुक्रिया राजू जी इस बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी धान खरीद केंद्रों पर पक्के चबूतरे और शेड्स बनाने का निर्देश दिया है। ये सारा काम मनरेगा के तहत कराया जाएगा। इससे धान खरीद के समय उसे बारिश और जल भराव से बचाने में मदद मिलेगी। सीएम के निर्देश के बाद मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द काम शुरू कराने को कहा है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में किसानों की मुश्किलें जारी हैं। ये तस्वीरें मंदसौर जिले के तहसील मल्हारगढ़ के पिपलिया खरीद केंद्र की हैं। यहां बारिश के बीच ट्रैक्टर ट्रॉलीज की लंबी कतारों को देखा जा सकता है। यहां किसानों को एसएमएस करके बुला तो लिया जाता है, लेकिन रोजाना केवल 8 से 14 ट्रॉलीज की ही तोल हो पाती है। एक तो बीमारी का खतरा है, यहाँ गेहूं बचा है, हम बचे हैं, ये क्या क्या करें। ये गेहूं गीला हो गया तो ये लोग लेंगे नहीं, ये गीला हो गया, हम घर से तो गीला करके लाए नहीं, और यहाँ कितना बचा सकते हैं, और यहाँ क्या व्यवस्था है हमारे बचने की, या गेहूं बचाने की क्या व्यवस्था है? ना तो हमको रात भर रुकना पड़ता है, रुकने की भी व्यवस्था नहीं। परेशानी तो कोई को मैसेज बना ले गया था, ट्रैक्टर का लगे रहे क्या पे व्यवस्था को नहीं, तो गेहूं नहीं लावे। अब ट्रैक्टर वालों माँ 3 गुना पाया 1000 रुपया रोज ली रही हो ना, ट्रैक्टर ही को नहीं, मतलब खर्चान लोग कहीं करा 3 दिन तो यहाँ भूखा तरसा पड़ा है, कहीं करा।
मध्य प्रदेश में मिलावट और नकली खाद बीज का कारोबार एक बार फिर पनपने लगा है। खरगोन के बड़वाह में एक अवैध गोदाम में एक्सपायरी डेट के मिर्च और भिंडी के बीज का कारोबार चल रहा था। यहां बीज विकास निगम के छापे में 3 करोड़ 4 लाख रुपए के नकली बीज के साथ 2 लोग पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करा लिया है। लूज बीज को कंपनी के बैनर लगा के पैकिंग किया जा रहा था और संग्रहण किया जा रहा था, जिस पर दोनों एफआईआर की अलग अलग सेम धाराओं में की गई है। 420, 467, 475 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत नकली दवाओं का कारोबार जो है वो बरसों से चल रहा है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता भी इसमें रहती है। और जब जब भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, ये लोग पुनः सक्रिय हो जाते हैं। पिछली सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध में काफी मिलावटखोरों को और ये इस तरह के व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करी थी। अब जो है ये वापिस सक्रिय हो गए हैं और मिर्च और कपास बीज में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी कर रहे हैं। सवाल ये है कि इनको सरकार पकड़ तो लेती है, पर इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करती है। कोरोना संकट और लॉकडाउन का डेयरी उद्योग पर बुरा असर पड़ा है। दूध के कलेक्शन से लेकर मांग तक में गिरावट आई है। इससे डेयरी संघों ने दूध के दाम घटा दिए हैं। देश का कोई राज्य हो, हर जगह डेयरी किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार के डेयरी संचालकों की माने तो दूध की खपत में लगभग 75% की गिरावट आई है। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि दूध ना बिकने और सही दाम ना मिलने से उन्होंने मवेशियों के दाने चारे में भी कटौती शुरू कर दी है। जो पहला हमारा दूध जाता था डेयरी में, देव एग्रो कंपनी में जाता था, अब वहाँ पे लेना बंद कर दिया क्योंकि उनकी भी मार्केट कम हो गई है। जब मार्केट नहीं रहेगी तो फिर दूध कैसे लेंगे। तो अब जो दूध हमारा गाय का दूध जाता है बचता है, कुछ तो मोहल्ले पड़ोस में वैसे दे देते हैं, कुछ वैसे ही खराब हो रहा है। बस वैसे ही तो इतना तो पी भी नहीं जाता। मतलब रिटेल करने के लिए जहाँ पे हम जाते थे उतना माल हमारा सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जो मतलब 100% मतलब जो हो 25% ही काम हो रहा है। समस्या सर ये है कि मान लिया हम दुकान पर जाते हैं, हम पहले जहाँ पे 20 लीटर माल डालते थे वहाँ पे आज घट के 15 लीटर, वो 5 लीटर रह गया। ये समस्याएं हैं। बहुत हम लोग दाना जानवर का कम कर दिए, दूध बहुत प्रोडक्शन बहुत नीचे आ गया। यहाँ 500 लीटर दूध होता था, अभी 100-150 लीटर हो रहा है दूध। उसको भी हमारे समय प्रॉब्लम है, उसको क्या करें दूध को। दाना आप कम किए हैं कि दाना मिल नहीं रहा? दाना कम कर दिए हैं। अब दाना खिलाएंगे कहाँ से खिलाएं, ऐसा हाथ में आ नहीं रहा है। दोनों कारण से मेरे यहाँ सेल बहुत डाउन। स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद है। स्कूल कॉलेज बंद, हॉस्टल सारा बंद है, लॉज सारा बंद है, बैंक में स्टाफ कम आ रहे हैं, ऑफिस इतना सारा इधर बंद है, बोर्डिंग चढ़ा कमर्शियल एरिया है, सारा दुकान बंद है। इस कारण से सेल बहुत डाउन है। मई में टिड्डी दलों के हमले की आशंका जताई जा रही थी। अब ये आशंका सच में बदलती दिखाई दे रही है। राजस्थान सीमा से लगे पंजाब के फाजिल्का इलाके में टिड्डियों के बड़े दल ने किसानों की परेशानी बढ़ा रखी है। किसान कीटनाशकों का छिड़काव करके इन्हें भगाने की लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टिड्डियों की संख्या घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। सर्दियों के दौरान टिड्डियों के ऐसे हमले में राजस्थान, पंजाब और गुजरात के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर फाजिल्का पंजाब से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मंजीत जी, ये बताएं कि किसानों को आपने सुना, वो बोल रहे हैं कि उनकी जो कपास की खेती है उसको चौपट करने पे तुले पड़े हैं टिड्डियां और पूरी तरीके से अटैक हो रहा है इन पर, बहुत ज़्यादा परेशान है। हम देख रहे हैं किस तरह से किसान 2 फ्रंट पर जूझ रहे हैं। कोरोना के समय उनको बाहर खेतों पर भी जाना पड़ रहा है और दूसरी तरफ इन टिड्डियों से अपनी फसल को बचाने के लिए तमाम उपाय करने पड़ रहे हैं। हाँ जी मैडम, ये जो टिड्डी दल का प्रकोप है वो जनवरी महीने से चालू हुआ है। जनवरी और फरवरी महीने भी उनके सवार में आए थे। जनवरी और फरवरी में जो हमारे जहाँ पर सवार में आए, हमें सभी के सभी उसी वक्त मार दिए। और इसे जो सवार में थे जो पाकिस्तान की तरफ बैठ जाते थे, उसका पाकिस्तान ने कोई कंट्रोल नहीं किया। उस सवार में उस पाकिस्तान के इलाके में एगलिंग कर दी है और उसके जो बच्चे निकल रहे हैं, हॉपर जो हैं, वो 13 अप्रैल से आने शुरू हो गए थे जहाँ फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में। और जो भी उनका
झुंड बच्चों का आया, हमने उसी दिन ही उसी टाइम पर ही कार्रवाई करते हुए उसको मार गिराया। कल जो आया हमारे पास, जो हमारा झुंड जो अडल्ट का झुंड था, बड़ा झुंड था, वो उड़कर आया और उसने लोगों ने हमें शिकायत दर्ज कराई कि इस इलाके में टिड्डी दल का आगमन हो गया है और वो बोल रहे थे कि 15-20 दस्तों पर बैठ गया है। और हमारी टीम ने जो सर्वे किया जाकर उसी टाइम सर्वे किया, वो 150 से 200 दरख्तों पर बैठा हुआ था और बड़े बड़े दरख्तों पर बैठा हुआ था, जो कि आम स्प्रे पंप से उस पर स्प्रे करनी असंभव थी। और हमने उसी टाइम मानदेव डीसी फाजिलका से कांटेक्ट किया और उनको कांटेक्ट करके कहा कि हमें फायर ब्रिगेड, बड़ी फायर ब्रिगेड दो, जो बहुत ऊंचे पेड़ों पर भी स्प्रे करी जा सके। आपकी इस डिमांड पर कुछ आगे बातचीत हुई? मानदेव डीसी साहब ने उसी टाइम फायर ब्रिगेड महकमे को ऑर्डर करते हुए हमें 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियां भेज दी और हमने उसी टाइम रात को ही हमें जो सूचना 6:30 बजे मिली थी और उसी टाइम हमने गाड़ियों का प्रबंध करके रात को ही एक्शन शुरू कर दिया फायर ब्रिगेड के साथ। तो यानी आपका कहना है कि जो भी एक्शन लेना जरूरी है वो विभाग ले रहा है और किसानों को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल 100% एक्शन ले रहा है। इस पे शिकायत तो ये आ रही है कि पेस्टिसाइड सही समय पर उनका छिड़काव नहीं हो पाया, कोरोना की वजह से अभी फाजिलका हॉटस्पॉट में भी है, उसकी वजह से दवाई की उपलब्धता पर असर पड़ा। वो जो फार्मर है ना, वो ऐसे मांग रहे हैं दवाई हमें दे दो। हम ऐसा कले फार्मर को नहीं दे सकते। हम तो ये है भी जहाँ भी कोई अटैक आता है लोकेस्ट का, तो हमें बताएं, हम उनके स्प्रे पंप में दवाई डाल देंगे, वो अपने आप स्प्रे कर लें, कोई बात नहीं। जो सामर्थ्य पर वो नहीं कर रहे वो यहाँ पे हम करेंगे, पर हम उनको ऐसा बंद लीटर नहीं दे सकते। हम उनके पावर स्प्रेयर में डाल रहे हैं जी। जो फार्मर कहते हैं हमें पहले दवाई दे दो, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जो भी जहाँ पर भी अटैक आता है हम उसी तरह जाते हैं, उसी वक्त जाते हैं। जी, ये बात समझ में आई। ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान जो है इस पर ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो क्या जो अधिकारियों के बीच उस स्तर पर वार्ता होनी चाहिए वो हो रही है? बिल्कुल हो रही है मैम। हमने सेंट्रल सरकार से इसकी सूचना दी है और उन्होंने पाकिस्तान सरकार से बात की है, पर वो कह रहे हैं कि अब हम कंट्रोल करेंगे। और अभी भी हमें लगता है जो बॉर्डर एरिया में जो हम सामने देख रहे हैं उधर की ओर से कोई कंट्रोलिंग हमें नहीं दिख पा रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, ये जानकारी सामने रखने के लिए। धन्यवाद। ओके, थैंक्स मैम। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताज़ा तरीन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।